नमस्कार। आज के इस वीडियो से हम अर्थशास्त्र की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं कि खास तौर से तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भी आप कहीं पे टीजीटी का एग्जाम दे रहे हो या और भी कोई एग्जाम जहां पर आपके अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का तो टॉपिक आता ही है, उसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगता है तो इस सीरीज को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक। मुख्य तौर पे अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। उसके बाद में इसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी बोलते हैं हम। इसके अलावा चौथा और पाँचवाँ क्षेत्रक है वो तीसरे ही क्षेत्रक के उपविभाजन के रूप में आजकल लिखे जाते हैं, लेकिन आप आंकड़े कहीं भी देखेंगे आर्थिक समीक्षा वगैरह में, तो आपको 3 क्षेत्रकों के हिसाब से ही डिवाइड किए हुए मिलते हैं। तो बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है और बहुत ही ईज़ी है, और इसका बहुत ज़्यादा जटिल पार्ट जो आता है थोड़ा बहुत, वो आपका आर्थिक समीक्षा में आता है। तो वो मैं आपको जो अंतिम चैप्टर इस श्रृंखला का होगा, आर्थिक समीक्षा, भारत की आर्थिक समीक्षा 2024-25, उसके अंदर करवा दूँगा। यहाँ पर हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों की। तो जो प्राथमिक क्षेत्रक है, आपका प्राइमरी सेक्टर है, उसके अंदर क्या होता है कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। यानी प्रकृति में आप खेती करते हैं, प्रकृति में खनिज पदार्थ उपस्थित हैं, उसका खनन करते हैं, पशुपालन करते हैं, आप मत्स्य पालन करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं। इस प्रकार की जो आपकी चीज़ें हैं, जो प्रकृति से सीधे जुड़ी हुई हैं, वो सारी आपकी प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं। तो बहुत ही ईज़ी सी चीज़ें हैं यहाँ पे, चाहे आप खेती करते हों, चाहे आप फिशिंग करते हो यानी मत्स्य पालन करते हों, या आप खनन का काम करते हों, पशुपालन करते हों, या वनों से जुड़ी हुई कोई चीज़ आप, क्योंकि डायरेक्ट प्रकृति में वनों से जो उत्पाद आप प्राप्त करते हैं, वो सारी चीज़ें प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आती हैं। और इस क्षेत्र को, क्योंकि कृषि इसके अंदर मेन है, तो इसलिए इसको कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। वही चीज़ है, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से जुड़ी समस्त गतिविधियाँ प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्यन, खनन और वनों से प्राप्त उत्पाद। इसलिए इसे कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है, कृषि और उसके सहायक क्षेत्रों को एक साथ। अगर किसी देश के, यहाँ ये लाइन आप हर हर जो क्षेत्र है उसमें आप देखेंगे, अगर किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, जीडीपी की अभी हम नॉर्मल परिभाषा आप जानते ही हो, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है, अभी आ जाएगी। अगर किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एवं जीवन यापन में न्यूनतम 50% योगदान कृषि क्षेत्र का हो, तो उसे कृषि अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। लेकिन भारत के अभी आप आंकड़े भी देखेंगे कि 50% से ज्यादा योगदान भारत में सेवा क्षेत्र का है, कृषि क्षेत्र का नहीं है। लेकिन किसी अर्थव्यवस्था में हो, जैसे आजादी के बाद कई लंबे समय तक आप देखेंगे तो भारत में कृषि क्षेत्र का है वो सबसे महत्वपूर्ण था। तो 50% या उससे अधिक योगदान कृषि क्षेत्र का हो, तो उसे कृषि अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। यहाँ ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। आप एनसीईआरटी के अंदर देखेंगे तो कक्षा 10 के अंदर आपको दूसरा अध्याय मिलता है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो उसमें ये चैप्टर दिया गया है। इसके अलावा आपको पुरानी जो राजस्थान बोर्ड की किताबें पहले चला करती थी 5-6 साल पहले, उसमें 14वां चैप्टर था आर्थिक अवधारणाएँ एवं नियोजन। उसकी सहायता से मैंने काफ़ी चीज़ें तैयार की हैं। बाकी 2-4 पॉइंट आर्थिक समीक्षा से लिखे, और जो कहीं कोई ऑथेंटिक मुझे कोई एग्ज़ाम्पल ऐड करना पड़ा वो मैंने ऐड किया है। बेस मेरा इसके अंदर एनसीईआरटी है और पुरानी राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं, और उसके आगे की चीज़ें मैंने अन्य वेबसाइट से ली हैं। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्रक। अब जैसे नॉर्मली आपको मैं बेसिक एग्ज़ाम्पल से समझाऊँ कि जैसे किसी किसान ने खेत में गन्ना उगाया, तो गन्ना उगाना क्या हो गया, प्राथमिक क्षेत्रक की क्रिया हो गई। लेकिन गन्ने से यदि आप गुड़ बनाते हैं, चीनी बनाते हैं, तो वो सेकेंडरी सेक्टर की बात हो गई। ठीक है? इसी प्रकार से आपने खेत में गेहूँ उगाया, ठीक है? उस गेहूँ का इस्तेमाल आप कर रहे हैं बिस्किट बनाने में। तो उसके अंदर वो बिस्किट बनाना क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्टर की बात हो गई। इसके अंदर विनिर्माण आता है, कपड़े बनाना और जूते बनाना, कोई भी चीज़ बनाना, विनिर्माण जिसको आप मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन यानी कोई भी भवन निर्माण, सड़क निर्माण, इस प्रकार के निर्माण है। यानी निर्माण निर्माण होता है कंस्ट्रक्शन, और विनिर्माण होता है मैन्युफैक्चरिंग। तो निर्माण और विनिर्माण दोनों गतिविधियाँ इसके अंदर आती हैं। तो यहाँ आप देखेंगे इसमें वह गतिविधियाँ आती हैं जिनके अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के ज़रिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। जैसे कि आप सूती कपड़ा बनाते हैं तो वो कपास से बनता है, तो कपास की खेती प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आ गई, और कपास से जो कपड़ा बनाने का काम है वो सेकेंडरी सेक्टर में यानी द्वितीयक क्षेत्र के अंदर आ गया। जैसे कपास के पौधे से सूत और कपड़ा बनाना, गन्ने से चीनी और गुड़ बनाना, मिट्टी प्राकृतिक उत्पाद है और उसे ईंट बनाना सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। फिर भवन बनाना आदि। क्योंकि यह क्षेत्रक विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्रक या उद्योग क्षेत्र भी कहा जाता है। वो कृषि एवं सहायक क्षेत्र है, तो ये उद्योग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इस क्षेत्र के अंतर्गत वे सब गतिविधियां आती हैं जिनमें प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को प्रोसेस्ड करके यानी प्रसंस्कृत करके आप कोई नया उत्पाद, यानी जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद हैं, उनसे आप कोई नया उत्पाद बनाते हैं, उनकी सहायता से, तो वो सारा काम आपका किसमें आएगा? द्वितीयक क्षेत्र के अंदर आएगा।
और वही बात जो मैंने आपको पहले बताई थी, यदि किसी देश की जीडीपी के अंदर 50% से ज़्यादा योगदान द्वितीय क्षेत्र का हो, तो उस अर्थव्यवस्था को आप औद्योगिक अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। एकदम बेसिक सा है, इसमें बार-बार कुछ समझाने वाली चीज़ भी नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं एक फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यहाँ पे कोई फैक्ट्री है, यहाँ पर भी देखिए फैक्ट्रियों से धुआँ निकल रहा है, यहाँ कोई व्यक्ति क्राफ्टमैनशिप कर रहा है, लकड़ी का कोई काम कर रहा है। तो लकड़ी आपको वनों से प्राप्त होती है, वो प्राथमिक क्षेत्र में हो गया। लकड़ी से आप कुछ बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, वो आपका द्वितीयक क्षेत्र के अंदर आ गया। तो बहुत एकदम बेसिक सी चीज़ें हैं, जिसलिए मैं ज़्यादा इसमें समय नहीं ले रहा। आगे हम चलते हैं तृतीयक क्षेत्र, टर्शियरी सेक्टर। इसके अंदर आपका, जैसा कि आप जानते हैं, इसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंदर आप कुछ बना नहीं रहे हैं, आप सेवाएँ दे रही हैं और सेवाओं के बदले भुगतान मिल रहा है। जैसे कोई पढ़ा रहा है, कोई डॉक्टर इलाज कर रहा है, इसके अलावा कोई इलेक्ट्रीशियन है, वो बिजली का काम कर रहा है। तो उसके बदले वो उसकी सेवाएँ हैं और उसके बदले में उसको भुगतान मिलता है। चाहे वो कोई बैंक में काम करता हो, चाहे कोई बीमा का काम करता हो, चाहे कोई परिवहन के सेक्टर में काम करता हो, वो सारी चीज़ें आपकी किसके अंदर आती हैं? तृतीयक क्षेत्र के अंदर आती हैं। जैसे यहाँ पे एक डॉक्टर इलाज कर रहे हैं और यहाँ पे ये कोई टीचिंग करवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं यहाँ पे चीज़ें बेची जा रही हैं, दुकान के अंदर चीज़ बेचना ये भी तीसरे सेक्टर के अंदर आएगा। यहाँ पे परिवहन का क्षेत्र आ गया, आपके चाहे किसी प्रकार का परिवहन हो, औद्योगिक हो या किसी भी प्रकार का। और यहाँ पे आपका ये आ गया, ये मैंने चित्र इस प्रकार से दिया है, ये आपका हो गया पर्यटन से संबंधित। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएँगी? तृतीयक क्षेत्र के अंदर। पढ़ लेते हैं। तृतीय क्षेत्र में परिवहन, भंडारण यानी स्टोरेज, संचार, बैंक सेवाएँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, ये आदि गतिविधियाँ आती हैं। क्योंकि ये गतिविधियाँ वस्तुओं की बजाय सेवाओं का सृजन करती हैं। यानी यहाँ कोई वस्तु नहीं बनाई जा रही, यहाँ सेवाएँ दी जा रही हैं। तो इसलिए इस क्षेत्र को यानी तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। सेवा क्षेत्रक में कुछ ऐसी अपरिहार्य सेवाएँ भी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती हैं, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, धोबी, नाई, मोची, वकील, जो भी काम है इस प्रकार के। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएँ जैसे कि इंटरनेट कैफ़े, एटीएम, बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी, ये भी सब महत्वपूर्ण है और ये सभी किसमें शामिल हैं? आपके तृतीय क्षेत्रक में शामिल हैं। अगर किसी देश की वही बात है, सकल घरेलू उत्पाद और जीवन यापन में न्यूनतम 50% यानी 50% या उससे अधिक का योगदान किसका हो? सेवा क्षेत्र का हो तो उसे सेवा अर्थव्यवस्था या सर्विस इकोनॉमी इंग्लिश में कहते हैं। वही सेम चीज़ है और सिर्फ़ आपको सेक्टर समझने हैं। ऑप्शन क्या आता है कि निम्न 4 में से कौन-सा तृतीय क्षेत्र से संबंधित नहीं है या द्वितीय क्षेत्र से संबंधित नहीं है या प्राथमिक से संबंधित है। इस प्रकार से बेसिक क्वेश्चन बहुत बार आपने एग्ज़ाम्स के अंदर देखे होंगे। तृतीय क्षेत्र की गतिविधियों को व्हाइट कॉलर जॉब भी कहा जाता है। कौन-सा जॉब कहा जाता है? व्हाइट कॉलर जॉब। विद्वानों ने इसी के उपक्षेत्रों के रूप में चतुर्थ और पंचम क्षेत्रक के रूप में 2 नए क्षेत्रकों को चिन्हित किया है। जो आपके चौथे और पाँचवें क्षेत्रक हैं, वो इसी के उपक्षेत्र के रूप में काम आते हैं। और ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस किताब से। ये वाली अपनी किताब है, ग्रेड 3 के लिए एसएसटी की, ₹140 एमआरपी है और 5-10% छूट भी मिल जाती है अलग-अलग इलाकों के हिसाब से। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी और ऑफलाइन भी मिल जाएगी। ऑफलाइन राजस्थान में मिलती है, ऑनलाइन आप ऑल इंडिया कहीं पे भी मँगवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा। अब देखिए ये जो है ना, ये चित्र बनाने वाला काम, ये पहला टॉपिक तो छोटा है। तो इसमें तो बहुत सारी पीपीटी वगैरह ही बना लेते हैं। मेरे पास देखो कोई टीम-वीम तो है नहीं, मैं खुद अकेला काम करता हूँ। तो जो आगे के जो बड़े टॉपिक हैं, इसमें तो किताब में 2 ही पेज हैं। बाकी के आगे जो टॉपिक हैं, वो कोई 8 पेज का है, कोई 7 पेज का, कोई 10 पेज का, उनकी मैं पीपीटी बनाऊँगा तो मेरे को फिर काफ़ी समय लगेगा। मतलब बेसिकली आप ये मान के चलो कि 2-2 3-3 दिन में 1 वीडियो आएगा और डायरेक्ट किताब से यदि मैं पढ़ाऊँगा, आपने पहले भी मेरे से पढ़ा होगा पिछली बार भी, किताब से भी मैं पढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं है, देखो ये बोल के सुना रहा हूँ लेकिन मैं चीज़ें समझा भी रहा हूँ। आप 1-2 वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। और तो ये किताब आप खरीद सकते हैं, इसका आपको मिल जाएगा। यदि आपको ज़रूरत है तो खरीदें, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। बाकी के जो बड़े टॉपिक हैं मैं कोशिश करूँगा किताब की जो पीडीएफ है उसके माध्यम से ही पढ़ाने की कोशिश करूँ। क्योंकि इस तरह के जो क काम है उसमें वीडियो बनाने में कम समय लगता है, उसका सारा सेटअप करने में उससे 4 गुना ज़्यादा समय लग जाता है। तो थोड़ा-सा समय का वैसे ही अभाव रहता है, रात को कुछ घंटे मिलते हैं, अब उसमें मैं क्या-क्या करूँ? तो तृतीय क्षेत्र की गतिविधियों को व्हाइट कॉलर जॉब भी कहा जाता है और इसी के 2 उपक्षेत्र के रूप में चौथा और पाँचवाँ क्षेत्रक है। अब जो चौथा क्षेत्रक है, यहाँ पे आपको मैंने दिखा रखा है, कोई डॉक्टर है, चिकित्सक हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो शिक्षा, चिकित्सा, अनुसंधान आदि गतिविधियाँ चौथे क्षेत्रक में आती है, इसको ज्ञान क्षेत्रक भी कहा जाता है। शिक्षा, चिकित्सा और अनुसंधान, तो कोई खोज वगैरह करते हैं यहाँ पे, आविष्कार करने, अनुसंधान करना, खोजबीन करना, वो सारी आपकी चतुर्थ क्षेत्रक में आती हैं और इसको ज्ञान क्षेत्रक भी कहा जाता है। पाँचवाँ जो क्षेत्रक है उसमें वो गतिविधि आती है, वो लोग आते हैं जो कि मतलब पॉलिसी मेकर्स होते हैं, नीतियाँ बनाते हैं। यानी वो एक बड़े वर्ग को प्रभावित करते हैं, उनके जो फैसले हैं, उनके द्वारा बनाई गई नीतियाँ हैं, वो बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। तो इसमें आपके
प्रमुख अर्थशास्त्री आ जाते हैं, वित्त के क्षेत्र के नौकरशाह आ जाते हैं, यानी जो वित्त सचिव वगैरह हैं राज्यों के या सेंटर के वित्त सचिव या और भी जो बड़े अधिकारी हैं वित्त से संबंधित या बड़े अर्थशास्त्री हैं, तो ये जो थिंक टैंक टाइप लोग हैं, वो सारे किसके अंदर आते हैं आपके 5वें क्षेत्र के अंदर। अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख निर्णय लेने वाले नीति निर्माताओं और उनसे जुड़ी गतिविधियों को इस क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है। प्रमुख अर्थशास्त्री, वित्त क्षेत्र के नौकरशाह आदि पंचम क्षेत्र का हिस्सा हैं। इनकी संख्या कम होती है, लेकिन इसे देश के सामाजिक आर्थिक क्रियान्वयन का मस्तिष्क कहा जाता है, यानी ये माइंड है। देश के बहुत बड़े वर्ग के लिए ये नीतियाँ बनाते हैं और उनकी नीतियों से ही देश आगे बढ़ता है या पीछे जाता है, जैसी भी उनकी नीतियाँ हों उसके हिसाब से। लेकिन ये बहुत प्रभावित करने वाले मतलब तो इसको इसीलिए इसको मस्तिष्क कहा गया है, सामाजिक आर्थिक क्षेत्र का। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ से चित्र इस प्रकार के लिए हैं, कोई पॉलिसी मेकर्स बैठक कर रहे हैं। मतलब थोड़ा-सा ये दिखने में अच्छा लगता है और एक बार बेसिक थोड़ा-सा देखते हैं तो समझ में आ जाता है। बाकी इसका कोई औचित्य नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल चैप्टर है और क्योंकि आप ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने स्नातक किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, तो निश्चित रूप से आप इन चीज़ों को आराम से समझ पाएँगे। प्रमुख 3 क्षेत्रकों की तुलना और क्योंकि ये बेसिक 10वीं कक्षा में आता है, 9वीं कक्षा में का चैप्टर है, तो 9वीं कक्षा के अंदर आता है तो वहाँ भी बच्चों को समझाते हैं तो समझ जाते हैं। तो ऐसा कुछ कोई खास चैप्टर है भी नहीं, ये समझ में नहीं आए। तीनों क्षेत्रकों के वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना के लिए उत्पादित और बेची गई प्रत्येक वस्तु या सेवा की गणना करने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक वस्तु और सेवा की गणना करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना करने की जरूरत है। यानी आपने गेहूं है, गेहूं एक किसान ने बेचा, अब वो गेहूं मान लीजिए बिस्किट बनाने के काम में आ रहा है कहीं पे या ब्रेड बनाने के काम में आ रहा है, तो आपको ब्रेड और बिस्किट की जो अंतिम कीमत है, तो बिस्किट की कीमत में आपको आटा भी आ जाएगा आपका और आपकी वो चीनी भी आ जाएगी। तो आपको हर स्तर पर उसकी गणना करने की आवश्यकता नहीं है। जो अंतिम उत्पाद उससे बन रहा है, जो अंतिम उत्पाद उन चीजों से बन रहा है, अंतिम सेवाएं हैं, अंतिम उत्पाद है, सिर्फ उन्हीं के मूल्य की गणना की जाती है। क्योंकि अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल है। यानी बिस्किट का यदि आप मूल्य निकालेंगे तो उसमें चीनी का और गेहूं का मूल्य ऑलरेडी शामिल है। गेहूं को जैसे किसान द्वारा गेहूं को बेचने पर, मिल मालिक द्वारा बिस्किट कंपनी को आटा बेचने पर अंतिम उत्पाद बिस्किट है, तो आपको न तो किसान वाला मूल्य गिनना है उसके अंदर, न फिर ना आपको फिर आटे वाला गिनना है, आपको बिस्किट का है तो उसके अंदर वो सारी चीजें अंदर आ जाएंगी। तो गेहूं, आटा, चीनी सब बिस्किट के अंदर आ जाएंगे। तो ये सभी वो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, इस अंतिम उत्पाद के अंदर शामिल हैं। यहां मैंने जीडीपी की परिभाषा लिख दी है, इसी प्रकार की परिभाषा है। तीनों क्षेत्रकों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में, आप जैसे वित्तीय वर्ष अपना 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, तो यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। अंतिम शब्द पर ध्यान देना, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है, जिसको आप जीडीपी कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन यानी समय के हिसाब से परिवर्तन होता रहता है। कोई भी इकोनॉमी है, जैसे भारत जब आजाद हुआ था तो कृषि क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण था अर्थव्यवस्था में योगदान। आज आप देखोगे तो भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान है वो सेवा क्षेत्र का है, 55 पॉइंट समथिंग सेवा क्षेत्र का योगदान है। अभी आपके पास आंकड़े आ जाएंगे 2024-25 के। तो क्षेत्रकों में परिवर्तन होता रहता है और जो भी देश विकासशील, काफी समय से विकासशील है या विकसित हो चुके हैं, उनमें सभी में आप देखोगे कि वहां पे अर्थव्यवस्था में योगदान सर्वाधिक किसका होगा? सेवा क्षेत्र का होगा। और विकास की प्रक्रिया में शुरुआत में जब विकास की पहली सीढ़ी पर जो देश होते हैं, वहां पे शुरुआत में सभी जगह कृषि क्षेत्र का योगदान था, फिर औद्योगिक क्षेत्र महत्वपूर्ण हो जाता है और बाद में जो जो वो विकास की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं, जो आपका तीसरा क्षेत्र है सेवा क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र आप कहते हैं, वो अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान देने लगता है। सामान्यतः अधिकांश विकसित देशों के इतिहास में यह देखा गया है कि विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्रक ही आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक रहा है। विकास की आरंभिक जो सक्रिय विकास की जो आरंभिक अवस्था है उसके अंदर कौन सा सेक्टर प्राथमिक सेक्टर यानी कृषि और उसके जो सहायक क्षेत्र हैं वो महत्वपूर्ण रहेंगे। जैसे जैसे कृषि प्रणाली परिवर्तित होती गई और कृषि क्षेत्र समृद्ध होता गया, वैसे वैसे पहले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने लगा। अनेक लोग दूसरे कार्य करने लगे। ये तो आप देखते ही आ रहे हैं कि खेती के अंदर नई नई तकनीक आई और उसके अंदर उत्पादन बढ़ने लगा और खेती के अंदर अधिक व्यक्तियों की जरूरत नहीं रह गई, तो और बहुत सारे लोग औद्योगिक क्षेत्र के अंदर काम करने लगे। अनेक लोग दूसरे कार्य करने लगे। शिल्पियों और व्यापारियों की संख्या में वृद्धि होने लगी। क्रय विक्रय की गतिविधियां कई गुना बढ़ गई। इसके अतिरिक्त अनेक लोग परिवहन, प्रशासक और सैनिक के रूप में काम करने लग गए। अनेक प्रकार के और काम करने लग गए खेती को छोड़ के। अब यहाँ क्या है कि जैसे आपको इस बोर्ड पे दिख रहा है ना कि एकदम साफ-साफ दिख रहा है।
अब वहाँ इधर लाइट लगी है, इधर लाइट लगी है, मेरे को जो दिख रहा है, कैमरे में जैसा आपको दिख रहा है वैसा मेरे को नहीं दिख रहा। अब यहाँ से मेरे को एकदम लाइट का एकदम पूरा धब्बा सा दिखाई देता है, तो मुझे ऐसे होके देखना पड़ता है कि क्या शब्द लिखा हुआ है। जैसे आपको वीडियो के अंदर दिखता है ना, वैसा मुझे बोर्ड के अंदर नहीं दिखता। मतलब दोनों साइड के अंदर लाइट का जो फ़ोकस आता है इसके अंदर काँच के ऊपर, ये ग्लास है पूरा, उसके कारण ये इस प्रकार से दिखता है कि मतलब बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। बीच का तो साफ दिखता है, दोनों तरफ का उतना अच्छा नहीं दिखता, क पास जाके देखना पड़ता है। फिर उसके बाद में लंबे समय के बाद और विशेषकर विनिर्माण की नवीन प्रणाली के प्रचलन से कारखाने अस्तित्व में आए और उनका प्रसार होने लगा। जो लोग पहले खेतों में काम करते थे, उनमें से बहुत से लोग अब कारखानों में काम करने लगे और कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से द्वितीयक क्षेत्रक महत्वपूर्ण हो गया। यानी पहले प्राथमिक क्षेत्रक महत्वपूर्ण था, फिर द्वितीयक क्षेत्रक महत्वपूर्ण हो गया। और उसके बाद में आप पिछले 100 वर्षों के दौरान देखेंगे, तो विगत 100 वर्षों में विकसित देशों में द्वितीयक क्षेत्रक से तृतीयक क्षेत्रक की ओर पुनः बदलाव हुआ है। कुल उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्रक का महत्व बढ़ गया है। अभी आप भारत के भी डेटा देखेंगे, तो आपको सेवा क्षेत्रक का अर्थव्यवस्था में योगदान दिखाई दे जाएगा। आज भी भारत में सर्वाधिक लोग प्राथमिक क्षेत्रक में काम करते हैं, यानी कृषि और उसके सहायक जो क्षेत्रक हैं, जो उसके अंदर काम करते हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था में योगदान यदि आप देखोगे, तो सबसे अधिक सेवा क्षेत्रक का है। तो यहाँ आप आगे सारी चीजें ये आपकी आ जाएंगी। उत्पादन में तृतीयक क्षेत्रक का बढ़ता महत्व है। वर्ष 1900 यहाँ ये जो लाइन है ना दोस्त 2013-14 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। वर्ष 1973-74 और 2013-14 के बीच 40 वर्षों में यद्यपि सभी क्षेत्रकों में उत्पादनों में वृद्धि हुई है, प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है, द्वितीयक में वृद्धि हुई है, तृतीयक में भी वृद्धि हुई है, लेकिन सर्वाधिक वृद्धि तृतीयक में हुई है। परंतु सबसे अधिक वृद्धि तृतीयक क्षेत्र के उत्पादन में हुई। परिणामतः वर्ष 2013-14 में, वित्तीय वर्ष की बात होती है, अर्थव्यवस्था में जब भी बात होती है, में भारत में प्राथमिक क्षेत्र को प्रतिस्थापित करते हुए तृतीयक क्षेत्र सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा। यानी 2013-14 से आप मान सकते हैं कि भारत के में जो योगदान है अर्थव्यवस्था के अंदर, वो तृतीय क्षेत्र का सर्वाधिक हो गया है 2013-14 से। अब कंटिन्यू उसी का रहेगा। यद्यपि जीडीपी में तीनों क्षेत्रकों की हिस्सेदारी में परिवर्तन हुआ है, फिर भी रोजगार में ऐसा ही परिवर्तन नहीं हुआ है। यानी जिस प्रकार से तृतीय क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में योगदान बढ़ा है, वैसे उसके अंदर उस गति से रोजगार में वृद्धि नहीं हुई है। यानी द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का उतना अधिक सृजन नहीं हुआ है। उसके कारण आज भी बहुत ज्यादा लाभ नहीं होते हुए भी बहुत बड़ी जनसंख्या है वो खेती के अंदर काम कर रही है। उससे कम लोग खेती में काम करें तो भी काम चल जाएगा, लेकिन चूंकि लोगों के पास काम नहीं है, काम नहीं मिलता है, रोजगार नहीं मिलता है, इसलिए ज्यादा लोग खेती के क्षेत्र से जुड़े रहते हैं। आज भी प्राथमिक क्षेत्र में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं। इसका कारण है कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं हुआ है और सेवा क्षेत्र के उत्पादन में 14 गुना वृद्धि हुई, परंतु इस क्षेत्र में रोजगार में 5 गुना से भी कम वृद्धि हुई। यानी रोजगार में भी वृद्धि हुई है, तृतीय क्षेत्र का आकार भी बढ़ा है, लेकिन तृतीय क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में उत्पादन के हिसाब से आप देखेंगे कि उत्पादन तो तृतीय जो सेवा क्षेत्र है उसका 14 गुना बढ़ गया, लेकिन रोजगार सिर्फ 5 गुना ही बढ़ा इस क्षेत्र में। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार कृषि और संबंधित क्षेत्रों में ये आंकड़े आपको बहुत मतलब इससे प्रश्न सबसे पहले प्रश्न इससे पूछने की संभावना होती है। ये दो लाइन है। कृषि और संबंधित यानी प्राथमिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत की ग्रोथ हो रही है? 3.8% से ग्रोथ हुई है। दूसरे क्षेत्र की यानी औद्योगिक क्षेत्र की ग्रोथ हुई है 6.2% और सेवा क्षेत्र के 7.2% बढ़ने का अनुमान है। यानी अगला जो अपना वित्तीय वर्ष है, उसके अंदर आपका जो वित्तीय वर्ष चल रहा है, उसके अंदर क्योंकि देखिए बजट तो आता है अगले साल के 2025-26, आर्थिक समीक्षा हमेशा उसके पिछले साल के नाम से आती है 2024-25 के नाम से। तो अब कितने दर से बढ़ने का अनुमान है इसका? 3.8%, 6.2% और सेवा क्षेत्र का 7.2%। यहाँ आप देख सकते हैं कृषि और उसके सहायक क्षेत्रों की ग्रोथ काफी कम रहने वाली है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार ये 2024-25 की बात है। स्थिर मूल्यों पर आप एक तो प्रचलित मूल्य आते हैं, एक आपका स्थिर मूल्य आता है। स्थिर मूल्यों पर सकल मूल्यवर्धन जीवीए में कृषि ये जीवीए, एनएनपी, जीडीपी ये सारी चीजें हम एक और चैप्टर आएगा उसके अंदर पढ़ेंगे। कृषि क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में योगदान अभी 16% है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर भारत के सकल मूल्यवर्धन जीवीए के अंदर कृषि क्षेत्र का योगदान है अर्थव्यवस्था में 16%। आपके दूसरा जो क्षेत्र है औद्योगिक क्षेत्र उसका योगदान है 28.7% और सेवा क्षेत्र का योगदान है देखिए 55.3%। सर्वाधिक योगदान किसका है? आपके सेवा क्षेत्र का है 55.3, दूसरा योगदान किसका है? औद्योगिक क्षेत्र का है 28.7 और तीसरा योगदान प्राथमिक यानी कृषि क्षेत्र का है 16%। तो ये आपको जरूर ये आंकड़े याद रखने हैं। कृषि क्षेत्र का योगदान लगातार कम और सेवा क्षेत्र का योगदान लगातार बढ़ता जा रहा है।
कृषि क्षेत्र का लगातार कम हो रहा है, सेवा क्षेत्र का योगदान लगातार अर्थव्यवस्था में बढ़ता जा रहा है। ये हम भारत के संदर्भ में यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब इसके बाद में क्षेत्रकों को और भी विभाजित किया जाता है, जैसे संगठित या असंगठित क्षेत्रक। तो संगठित और असंगठित क्षेत्रक है। संगठित क्षेत्रक के अंदर यानी जो रजिस्टर्ड कंपनियाँ हैं, सरकारी डिपार्टमेंट हैं, रजिस्टर्ड कंपनियाँ हैं, पर प्राइवेट स्कूल भी रजिस्टर्ड होते हैं, तो प्राइवेट स्कूल का अध्यापक आपको पूछे किस में आता है, तो संगठित क्षेत्रक में आता है। तो यहाँ पे संगठित क्षेत्रक में उद्यम अथवा कार्यस्थल आते हैं, जहाँ रोजगार की अवधि नियमित होती है और इसलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। ये क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है। इसमें कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा का लाभ मिलता है, यानी नियमित उनको काम मिलता है और एक निश्चित समय के दौरान ही उनसे काम करवाया जाता है, यानी काम के घंटे तय होते हैं। अतिरिक्त काम का अतिरिक्त वेतन मिलता है, ओवर टाइम करवाएं तो ओवर टाइम का पैसा मिलता है, सवेतन छुट्टी मिलती है, जैसे आप देखते होंगे मल्टीनेशनल कंपनीज हो या वैसे भी रजिस्टर्ड कंपनी हो, भले ही गवर्नमेंट सेक्टर जितनी नहीं मिले कईयों में, लेकिन छुट्टियां मिलती हैं। ऐसा नहीं है, जैसे मज़दूर किसी के घर में काम कर रहा है, विनिर्माण क्षेत्र में या आपके जो निर्माण क्षेत्र के अंदर मज़दूर काम करते हैं, तो वो यदि एक दिन मज़दूर नहीं आते, तो निश्चित रूप से उसके दिन का पैसा उसको नहीं मिलता। तो वो किसमें आएगा? आपके असंगठित क्षेत्र में आएगा। जबकि संगठित क्षेत्र में वेतन सहित छुट्टियाँ मिल जाती हैं, अवकाश काल में भी भुगतान होता है, जो छुट्टियाँ जो होती है, संडे होता है, उसमें भी भुगतान होता है। भविष्य निधि यानी फ्यूचर के लिए आपका फंड होता है, उसके अंदर पैसा जमा होते हैं, वो रिटायरमेंट पे मिलते हैं या बाद में मिलते हैं। चिकित्सकीय लाभ, पेंशन आदि मिलता है। पेंशन का तो ऐसा है, देखिए आजकल संगठित क्षेत्र में भी आप बात करेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर में भी, सेंटर के अंदर और बहुत सारे स्टेट में पेंशन नहीं है। पेंशन तो कोई मतलब ये अनिवार्य बात नहीं है कि पेंशन मिलती हो तो ही वो संगठित में आएगा, नहीं तो फिर सारे ही बाहर हो जाएँगे। तो ये सारा संगठित क्षेत्रक है। आप इन इमेजेस से भी समझ सकते हैं, ये संगठित क्षेत्र की इमेज एक है और ये असंगठित क्षेत्र में जो मतलब जो कोई इस प्रकार से पटरी रेहड़ी वाले, स्ट्रीट वेंडर्स काम करते हैं या घर पे या छोटे-मोटे ऐसे उद्योग जो रजिस्टर्ड नहीं है, सामान्य तौर पर उत्पादन कर रहे हैं, घर में कुछ बना रहे हैं। असंगठित क्षेत्रक यह क्षेत्रक छोटी-छोटी और बिखरी इकाइयों में निर्मित होता है, जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं। इस क्षेत्र के नियम और विनियम तो होते हैं, पर उनकी पालना ठीक से नहीं होती है। ये कम वेतन वाले रोजगार हैं और प्राय नियमित नहीं हैं। यहाँ पर काम के घंटे तय नहीं हैं, सवेतन छुट्टी, चिकित्सा अवकाश आदि का प्रावधान इसके अंदर नहीं होता और इसमें कभी भी लोगों को काम से हटाया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बेसिक से अंतर थे, पढ़ गए होंगे। इसके बाद में स्वामित्व के आधार पर, क्षेत्रकों का स्वामित्व के आधार पर, यानी यदि सरकारी स्वामित्व वाली कोई संस्था है, कंपनी है, तो वो सार्वजनिक क्षेत्रक हो जाएगा। यदि प्राइवेट नाम, आप इंग्लिश का नाम है, हिंदी में निजी कहते हैं, तो प्राइवेट आप ज़्यादा आसानी से समझते हैं। तो प्राइवेट किसी का है, किसी व्यक्ति का या व्यक्तियों के समूह का, तो वो निजी क्षेत्रक हो गया। और एक सार्वजनिक निजी भागीदारी, पी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी जिसको बोलते हो आप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो चलती है, पीपीपी, जैसे सरकारी स्कूल होते हैं या कई कई आपने संस्थाएँ देखी होंगी आजकल इस मॉडल पे चलती हैं, कि उसके अंदर सरकार का वो बनाया हुआ होता है, लेकिन वो उसको चलाने के लिए किसी निजी क्षेत्र के व्यक्ति या कंपनी को दे देते हैं चलाने के लिए। तो सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकारी हो गया, इसमें अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण होता है और सरकार ही अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाती है। निजी क्षेत्र में इसमें परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथ में होती है, एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथ में होती है, प्राइवेट सेक्टर हो गया आपका। और सार्वजनिक निजी भागीदारी क्षेत्र कुछ योजनाओं और कार्यों का संचालन सरकार द्वारा सहायता प्राप्त निजी संस्था या व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वो सार्वजनिक निजी भागीदारी क्षेत्र हो गया। तो कई बार ऐसा भी प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन सा स्वामित्व के आधार पर क्षेत्र का एक प्रकार नहीं है, उसमें दे देंगे सार्वजनिक, दे देंगे निजी, दे देंगे और सार्वजनिक निजी भागीदारी दे देंगे और साथ में एक असंगठित दे देंगे। इस प्रकार से आप उसको अंतर उसमें समझ जाएंगे कि ये तीन स्वामित्व के आधार पर है, यानी उसका मालिक कौन है उसके आधार पर, सरकार मालिक है कि कोई प्राइवेट व्यक्ति की या संस्था मालिक है, या सरकार की और प्राइवेट व्यक्ति संस्था की पार्टनरशिप। अब उत्पादन के साधन, वैसे क्षेत्रकों की चीज पूरी होगी, लेकिन आप 9वीं कक्षा में जो चैप्टर देखोगे, उसके अंदर आपको एक चैप्टर के अंदर ये विभाजन दे रखा है और ये काम का है, आपको समझ आना चाहिए। उत्पादन के साधन, किसी भी वस्तु या सेवा का उत्पादन करने के लिए आवश्यक मूलभूत जो चीजें हैं, उनको तीन भागों में बांटा गया है। कोई भी वस्तु या सेवा के सृजन के लिए तीन प्रकार की चीजें आवश्यक हैं। भूमि चाहिए, आपको कोई भी फैक्ट्री लगाने के लिए, कोई भी व्यापार स्थापित करने के लिए आपको भूमि चाहिए। इसके बाद में आपको काम करने के लिए श्रम चाहिए, है ना? उत्पादन प्रक्रिया के लिए आवश्यक श्रम चाहिए, पूँजी चाहिए और पूँजी के भी 2 भाग हैं, स्थिर पूँजी और कार्यशील पूँजी। तो यहाँ पे आप देखेंगे भूमि, इसके अंतर्गत सभी प्राकृतिक संसाधन आते हैं, जैसे भूमि, जल, हवा, खनिज, ईंधन, जिसकी भी रिक्वायरमेंट हो उसके लिए।
श्रम के अंदर उत्पादन प्रक्रिया के लिए आवश्यक श्रम बल की आवश्यकता होती है, यानी काम करने के लिए भी आपको लोग चाहिए। और पूँजी, पूँजी में 2 प्रकार की पूँजी मैं समझा दूँगा, जैसे मशीनें और उपकरण, आधारभूत संरचना, हार्डवेयर इत्यादि। पूँजी को भी मुख्यतः 2 भागों में बाँटा जाता है। एक पूँजी तो वो होती है कि आपने एक बार लगा दिया और वो कई वर्षों तक काम आएगा। आपने कोई बड़ी मशीनरी ले ली, है ना? स्थायी चीज़। जैसे किसानी के तौर पे देखें तो जैसे किसी ने ट्रैक्टर ले लिया, हल ले लिया, है ना? तो या थ्रेशर मशीन ले ली, वो तो हमेशा के लिए काम आएगी। लेकिन जो बीज ले रहा है, वो एक ही बार काम आएगा। डीज़ल जो डाल रहा है, वो एक ही बार काम आएगा। कीटनाशक जो ले रहा है, वो एक ही बार काम आएगा। ऐसी पूँजी क्या कहलाती है? कार्यशील पूँजी कहलाती है। यानी आते ही खत्म हो जाती है, यूज़ करते ही और फिर दोबारा लेनी पड़ती है। और जो लंबे समय तक काम आती है, वो आपकी स्थिर पूँजी होगी। तो स्थिर पूँजी देखिए जिसके लिए एक ही बार खर्च होता है और वह लंबे समय तक बार-बार उपयोग में आती है। कार्यशील पूँजी एक बार में उपयोग में आती है और नियमित अंतराल पर उसकी पुनः खरीद करनी होती है। उदाहरण के लिए एक किसान के लिए ट्रैक्टर, हल, पंप सेट ये स्थिर पूँजी है, जबकि बीज, डीज़ल, कीटनाशक इत्यादि ये कार्यशील पूँजी हैं। एक बुनकर के लिए उसका करघा जिस पे वो बुनता है कपड़े, वो तो स्थिर पूँजी है, जब किंतु सूत है वो कार्यशील पूँजी है। सूत तो एक बार काम आ गया फिर और खरीदना पड़ेगा और खरीदना पड़ेगा। इस प्रकार की चीजें हैं। कुछ विद्वान उत्पादन के साधन कारक के रूप में उद्यमशीलता को भी चौथा साधन मानते हैं। उद्यमशीलता। अब देखो यहाँ मैंने ये लाइन लिख भी रखी है बुक में कृषि, उद्योग व सेवा क्षेत्रों की अधिक जानकारी आपको अंतिम अध्याय भारत की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अंदर मिलेगी। अब इस क्षेत्रकों के अंदर क्योंकि इस क्षेत्र में उद्योग क्षेत्र के भी कई सारे विभाजन हैं, उसमें किस प्रकार की ग्रोथ हो रही है, नहीं हो रही है, कृषि के अंदर भी जो उसके सहायक क्षेत्रक हैं, उनमें से किसका योगदान अधिक है, विनिर्माण सेकेंडरी में विनिर्माण का अधिक है कि निर्माण का अधिक है, प्राथमिक में किसका अधिक है। तो इस प्रकार की काफ़ी सारी चीज़ें आपको आर्थिक समीक्षा से पढ़नी होती हैं और आर्थिक समीक्षा मैंने 5 या 6 पेज की डाली होगी बुक के अंदर, लास्ट चैप्टर डाल रखा है 11वाँ चैप्टर। तो उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें इसकी जो डिटेल है और इसके जो करंट के और डेटा है, वो आपको उसके अंदर मिल जाएँगे। बाकी ये चैप्टर इस मैंने इतना ही डाला है, बाकी इसका आपको जो मैटर है वो आर्थिक समीक्षा में मिलेगा। जो चैप्टर है वो मैं पढ़ा दूँगा। अब आपको ये कैसा लगा है कमेंट करके बताओ। अब सीधी-सी बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि देखो इसको ज़्यादा बच्चे देखेंगे तो मैं डालूँगा और ना व्यू आएँगे ना कुछ आता है। देखो आपको नहीं पता होगा लेकिन मैं आपको एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूँ यूट्यूब पे बढ़ाने से अर्निंग नाम की कोई चीज़ नहीं है। यानी ये वीडियो बहुत सारे बच्चे भी देख जाएँगे तो 100, 200, 300 रुपए कुछ मतलब कोई मायने नहीं रखता। इससे ज़्यादा के तो इक्विपमेंट्स पे खर्च हो जाता है। तो वो तो कोई मायने नहीं यहाँ यूट्यूब पे पढ़ाने का मतलब है पैसा नहीं बनेगा। लेकिन मैं पैसा बनाने के लिए नहीं पढ़ा रहा, लेकिन जब पढ़ाएँ तो कम से कम स्टूडेंट तो देखें, स्टूडेंट तो जुड़ें। अब आप ही देख लो, आप में से कितने विद्यार्थी देख रहे हैं और बिना सब्सक्राइब किए। सब्सक्राइब भी मतलब मैं देखता हूँ, देख लेते हैं, सब्सक्राइब करना भी उचित नहीं समझते। चलो आपको उपयोगी नहीं लगे तो अलग बात है, उपयोगी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। उससे क्या है कि ऑडियंस बढ़ती है तो कहीं से मतलब एक बात सुनो, जैसे मैं ये रात के 11 बजने वाले हैं और ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब मैं मेरे को यदि ये काम नहीं होता तो मैं तो सो जाता 10 बजे और मेरे को काम क्या था, है ना? तो कहीं से बुक से या कहीं से थोड़ी बहुत अर्निंग आती है क्योंकि इतना बड़ा इक्विपमेंट सारा ये सिस्टम चलता है, कुछ तो खर्च होता है और कहीं से थोड़ी बहुत अर्निंग नहीं होती। ऐसा तो नहीं है नहीं कि लालच के मारे में सब कुछ कोई कमाना चाहता हूँ, लेकिन कुछ भी अर्निंग नहीं होगी तो मैं ही नहीं, कोई भी इस क्षेत्र में काम नहीं करना चाहता। तो कम से कम आप वीडियो देखते हैं, मैं आपसे कुछ कोई पैसा नहीं माँग रहा। मैं क्या कह रहा हूँ कि वीडियो देखते हैं तो कम से कम आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कंटिन्यू वीडियो देखिए, ऐसा नहीं है। आप व विद्यार्थी कह देते हैं, आप देखिए भूगोल के सर के मैंने ऑब्जेक्टिव क्लास फर्स्ट पेपर के लिए शुरू करवाई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटे की क्लासेस डाली, कोई नहीं देख रहा उनको, है ना? और मैं कोर्स डालूँगा ऐप के ऊपर, तब कोर्स लेने के लिए आ जाएँगे, तो या तो आपके पास पैसा ज़्यादा है। मैंने फ्री ट्राई करके देख लिया बहुत बार, कोई देखना नहीं चाहता। यदि आप देखोगे ठीक से, तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, बुक से पढ़ाऊँगा क्योंकि बुक में मैंने हेडिंग-वेडिंग लगा के अच्छे तरीके से मैनेज कर रखा है। बुक से मैं मैटर पढ़ा दूँगा और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लास्ट के 50 पेज में 52 पेज में पूरे ऑब्जेक्टिव डाल रखे हैं। तो पहले मैं इसकी थ्योरी आपको पूरी पढ़ाऊँगा। आप देखोगे तो पढ़ाऊँगा, नहीं देखोगे तो मैं किसको, यही वाली बात है। धन्यवाद।